सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है काव्य के प्रमुख तत्व। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में हिंदी ली होगी तो आपको एक पद्यांश वहां पर मिलेगा और पद्य में काव्य के प्रमुख तत्वों से कई बार प्रश्न बन रहा होता है। तो चलिएगा उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या हैं आपके काव्य के तत्व। अगर तत्व की बात करें तो वैसे मुख्य रूप से अगर तत्व हैं आपके 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। तो मुख्य रूप से इन 4 तत्वों को हम काव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर पहले तत्व भाव सौंदर्य की बात करें, यानी कि जिसमें भावों की प्रधानता होगी, जिस काव्य के माध्यम से आपकी भावनाओं को प्रकट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसको भाव सौंदर्य कहते हैं। देखिएगा कि भाव सौंदर्य का मतलब है काव्य में भावों को प्रकट करना। भाव सौंदर्य को क्या कहा? साहित्य शास्त्रियों ने रस भी कहा है। तो साहित्य शास्त्रों में भाव सौंदर्य को रस कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस कविता में रसों की प्रधानता होती है, जैसे कि प्रेम रस की अनुभूति आपको पढ़कर हुई, किसी काव्य को पढ़कर आपके अंदर क्रोध रस की अनुभूति हुई, किसी को वीर रस की अनुभूति हुई। तो इन रसों की जब अनुभूति आपको किसी काव्य को पढ़कर होती है वो भाव सौंदर्य कहलाता है। ठीक। तो प्रेम रस, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही क्या कहलाता है? तो कहेंगे भाव सौंदर्य, है ना। पढ़ते ही सीधे दिल को छू जाए वो रस, तो वो जिसमें रस की प्रधानता होती है वो आपका भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। चलिएगा, अब दूसरा आता है आपका नाद सौंदर्य। अगर नाद की बात करें, नाद कहते हैं ना भाई, नाद का मतलब बजाना। बजाना यानी कि ध्वन्यात्मकता जिसमें आपको आएगी, है ना। तो जिसमें ध्वन्यात्मकता की प्रधानता होती है वो नाद सौंदर्य है। यानी कि विभिन्न वर्ण, एक वर्ण कई बार आवृत आपको होता नजर आएगा, तो है ना, ध्वनियों से सुंदरता आपके उत्पन्न हो रही है नाद सौंदर्य में। तो जानते हैं कि कविता कैसे छंदबद्ध रचना होती है। तो छंद में क्या है? हम वर्णों को सृष्टि करते हैं, यानी कि वर्णों के माध्यम से छंदों का निर्धारण करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कविता छंदबद्ध रचना है, छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। तो छंद ही क्या है? काव्य में नाद सौंदर्य को उपस्थित करते हैं। यानी कि जो कविता छंदबद्ध युक्त तो आपकी होगी, कतई बिल्कुल मतलब छंदों से युक्त होगी, वो नाद सौंदर्य को दर्शाएगी ज्यादातर। छंद के द्वारा ही कविता में गति, यति, मात्रा, लय, तुक आदि का समावेश होता है, वो नाद सौंदर्य कहलाता है। इतना भी समझ में नहीं आया तो इसको अगर शॉर्ट शब्दों में हम कहना चाहें, छोटे शब्दों में, साधारण रूप से तो कहेंगे जिसमें अनुप्रास अलंकार आपको नजर आए या यमक अलंकार आए। कौन सा? अनुप्रास या फिर यमक अलंकार जिन पंक्तियों में होगा वो आपके नाद सौंदर्य से युक्त होंगे, है ना। क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या, एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो रही होती है। तो जब वर्ण की या शब्द की कई बार आवृत्ति होती है तो वो आपका काव्य में नाद सौंदर्य को उत्पन्न कर रहा होता है। ठीक है। देखिएगा कि वर्णों की बार बार आवृत्ति, यही बात इन्होंने कही कि वर्णों की बार बार आवृत्ति तथा विभिन्न अर्थ वाले एक शब्द के बार बार प्रयोग से कविता में क्या होता है? नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे देख लो भाई, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार काव्य में नाद सौंदर्य उत्पन्न करता है। कनक कनकते सौगुनी, 2 शब्द हैं, है ना, विभिन्न अर्थ वाले 2 शब्द जब कई बार प्रयुक्त हो रहे हैं तो उसमें भी क्या है? वो भी काव्य में नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिला के जहां अनुप्रास या यमक अलंकार होगा वो आपका नाद सौंदर्य से संबंधित होगा। दैट्स इट। ठीक है। चलेगा, अब तीसरा आपका आ जाता है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य किसको कहते हैं भाई? जब विचारों की प्रधानता जिसमें हो, जो कविताएं प्रेरणादायक होंगी, आपकी मोटिवेशन देने वाली, नैतिक गुणों को उत्पन्न करने वाली, तो वो आपके काव्य विचार सौंदर्य से युक्त होंगे। देखिएगा, काव्य में विचार सौंदर्य का मतलब क्या है? कविता में उच्च विचारों और नैतिक मूल्यों का होना। ऐसी कविताएं क्या होती हैं? प्रेरणादायक होती हैं। जैसे कबीर के दोहे, रसखान के दोहे, रहीम के, तुलसीदास के ये जो दोहे हैं, ये क्या है? आपको नैतिक शिक्षा के गुण देते हैं, है ना। जीवन कैसे व्यतीत करना है, उत्तम गुणों का आविर्भाव आपके अंदर करते हैं। तो ये सभी इस तरह की जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, ये विचार सौंदर्य से ओतप्रोत होती हैं। ठीक है जी। और फिर आपका लास्ट आ जाता है अप्रस्तुत योजना सौंदर्य। अप्रस्तुत का मतलब क्या है और प्रस्तुत? देखो, प्रस्तुत का मतलब है जो हमारे समक्ष है, समक्ष यानी कि सामने है, और अप्रस्तुत जो हमारे सामने नहीं है। तो यानी कि जो सामने है उसकी तुलना किसी अप्रस्तुत से जो सामने नहीं है उससे की जाए, कुल मिला के, यानी कि उपमा अलंकार जिसमें आ जाए।
उत्प्रेक्षा, रूपक आदि जो अलंकार आपके आएंगे, यानी कि जिसमें उपमान या उपमेय का रोल आपको नजर आएगा, है ना। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, सीता मेरे समक्ष उपस्थित है, उसका मुख मेरे समक्ष उपस्थित है, लेकिन चंद्रमा हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। तो यानी कि सीता क्या होगी, उपमेय, है ना, यानी कि प्रस्तुत वस्तु उपमेय कहलाती है और अप्रस्तुत वस्तु क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है। तो जब प्रस्तुत का अप्रस्तुत में निर्देश किया जा रहा हो, यानी कि उपमेय का उपमान में निर्देश किया जाता हो, तो उसको अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, प्रस्तुत यानी कि उपमेय के सदृश यानी समान अप्रस्तुत उपमान का निर्देश करना, भाई उसके मुख के समान हमने अप्रस्तुत का निर्देश कर दिया, भाई चंदा जैसी है ना। तो क्या है, अप्रस्तुत का निर्देश करना ही आपका अप्रस्तुत विधान कहलाता है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? एक बार फिर से देख लेना रिपीट मोड में, अगर नहीं समझ में आया हो तो। कुछ ऐसे कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। जैसे रूपक अलंकार, आप जानते हैं भाई रूपक में क्या है, उपमेय और उपमान को एक रूपता दे दी जाती है। उपमा में क्या है, सदृश्यता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या है, संभावना दिखाई जाती है उपमान की उपमेय में। संदेह में क्या है, उपमान की उपमेय में संदेहात्मक यानी कि अनिश्चयात्मक भ्रम रहता है। भ्रांति में क्या, उपमान का उपमेय में निश्चयात्मक भ्रम हो जाता है। ऐसे दृष्टांत हो गया आपका, दीपक अलंकार हो गया। इन सभी अलंकारों में यानी कि उपमान और उपमेय किसी न किसी रूप में विद्यमान है, निर्देश किया ही जा रहा है, चाहे एक रूपता करके निर्देश किया जा रहा है, चाहे हम तुलना कर रहे हैं या संभावना दर्शा रहे हैं या भ्रांति हो रही है। तो इन सभी अलंकारों में क्या होगा, आपका अप्रस्तुत विधान मिलता है कुल मिलाकर। अगर साधारण शब्दों में केवल ट्रिक मानकर तुम याद करना चाहो तो कह देना कि आपके अनुप्रास और यमक तो किस में आ रहे थे, नाद सौंदर्य में। उनके अलावा जो आपके बाकी बचे अलंकार हैं वो सभी आपके किस में आएंगे, अप्रस्तुत योजना के सौंदर्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जहां उपमान उपमेय आदि दिखाया जा रहा है, रूपक उत्प्रेक्षा संदेह आदि सभी क्या है, अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे, अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत। जैसे आप जानते हैं भाई, पीपर पात सरस मंडोले, मन की तुलना किससे कह दी, पीपल के पत्ते से कर दी, है ना। चरण कमल बंदऊ हरिराई, कि यहाँ क्या है, चरणों में कमल यानी कि चरणों में कमल का आरोप कर दिया गया है। तो इस तरह से इन सभी जगह आपका क्या होगा, अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य होता है। आशा करती हूँ आपको ये चारों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, अगर रिवीजन करना चाहो। भाव सौंदर्य की बात करें तो जिनमें आपको रस की अनुभूति होगी, भाव यानी कि भाव, रस की अनुभूति हो रही है, प्रेम भाव आपके अंदर आ रहा है, उत्साह, क्रोध, हर्ष आदि भाव जब आपके अंदर आएंगे किसी काव्य को पढ़कर, तो वो काव्य आपका भाव सौंदर्य से ओतप्रोत होता है। नाद सौंदर्य जिसमें हमने अभी पढ़ा कि आपके अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार जिसमें आएंगे वो नाद सौंदर्य, रस जिसमें आ जाए वो भाव सौंदर्य, विचार यानी कि आपके नैतिक गुण जिसमें आ जाएं, जैसे रहीम के दोहे, रसखान के दोहे, गुप्त जी की जो देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं हैं, ये क्या है, विचार सौंदर्य को बढ़ावा देती हैं, है ना। अप्रस्तुत योजना सौंदर्य यानी कि जिसमें आपके उपमान और उपमेय का रोल आपको नजर आ रहा होगा, तो वो अप्रस्तुत योजना के सौंदर्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि जो आपके सामने प्रस्तुत है उसके समान किसी अप्रस्तुत वस्तु का जब निर्देश किया जा रहा है, वो आपका अप्रस्तुत योजना सौंदर्य कहलाता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।